हेलो नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा एग्रोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर हुआ उसमें हमने इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर का पार्ट पढ़ा था। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या इनके एग्रोनॉमी के डेफिनेशन है, क्या इसके स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रिंसिपल है, कंप्लीट चीजें एग्रोनॉमी का जो भी इंट्रोडक्शन है। मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमें एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं उनसे पहले एग्रीकल्चर को पढ़ना जरूरी है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट हमारा प्रीवियस लेक्चर में हुआ था। इस लेक्चर में हम कंप्लीट एग्रोनॉमी के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद में कंटिन्यू आप लेक्चर देखते रहिए। और एक चीज बता दूं कि कंटिन्यू सब चीजें सिस्टमैटिक ढंग से देखने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में जाके ये सारी चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। जो चीजें मैं पढ़ाता हूं वहां पे आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज का हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी है क्या, इसकी स्कोप क्या है, इसके डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद में एग्रोनॉमी एक आर्ट साइंस एंड बिजनेस कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद में एग्रोनॉमी का अदर ब्रांच के साथ में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि बेसिक एग्रोनॉमी का जो पार्ट है वो है। उसके बाद में अगला हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो भी हमारी क्रॉप्स है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, क्योंकि इस बार सिलेबस के साथ में वो भी चीज है वो ऐड कर दी है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रोनॉमी का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रोनॉमी मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी एक चीज और क्लियर कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखो। ठीक है, कि एग्रोनॉमी हमारा है क्या, एग्रोनॉमी है क्या। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई एग्रोनॉमी जिस भाषा के पीछे या जिस वर्ड के पीछे क्या होगा आपका नॉमी या फिर लॉजी लगा होगा, वो सीधा है कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होगा। ठीक है, और जिसके पीछे कल्चर होगा वो आपका लेटिन वर्ड होगा, जैसे एग्रीकल्चर लेटिन वर्ड है। काफी बच्चे अभी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में है कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। ठीक है, या फिर कभी कभार पूछ लेते हैं कि सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी को हिंदी में कहते हैं आपका सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान। तो इसमें आप कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिए। एक आपको पूछा जाता है सस्य विज्ञान, एक पूछा जाता है आपका कृषि विज्ञान। इंग्लिश में तो आप कर लोगे, लेकिन हिंदी में जब ये वर्ड आपको पूछे जाते हैं कि कृषि विज्ञान किस भाषा का शब्द है और सस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है, तो सस्य विज्ञान है वो आपके ग्रीक भाषा का शब्द है, कृषि विज्ञान है एग्रीकल्चर किसमें लेटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब अगली चीज आती है कि एग्रोनॉमी का डेफिनेशन क्या बनता है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहले तो इनको तोड़ लेते हैं। ठीक है, एग्रोनॉमी एग्रोस प्लस नॉमस। ठीक है, एग्रोस का मतलब होता है आपका सॉइल, नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट करना, सॉइल का मैनेजमेंट करना। ठीक है, आगे हम डेफिनेशन को भी अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक आती है आपके फादर ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान के पिताजी कौन है, तो उनमें आपका आंसर जाना चाहिए पीटर डिकर्स-सेंजी। काफी जगह आपको काफी बुक्स में देखने को मिलेंगे कि मॉडर्न एग्रोनॉमी के फादर कौन है, वहां जेथरो टूल देखने को मिलेंगे काफी बुक्स में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पीटर डिकर्स-सेंजी को आपका फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहते हैं, मॉडर्न एग्रोनॉमी के फादर है वो भी पीटर डिकर्स-सेंजी को ही माना जाता है। इस चीज को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, जैसा कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि ये सबसे पहले इनको पिताजी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये दो दोस्त थे, एक तो आपके जेथरो टूल जी थे और दूसरे आपके पीटर डिकर्सन जी थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक ओपस रूरल कामोदिनम करके बुक थी, उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने एग्रोनॉमी का एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस का जिक्र किया था। ठीक है, उसके बाद ये दो दोस्त थे, तो जेथरो टूल जी को जैसे ही पता चला कि अच्छा इन्होंने ये काम भी किया है, तो उन्होंने क्या किया, एक बुक आपने देखी होगी हॉर्स हॉइक हजबेंड्री, उसमें उन्होंने वीड के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, मतलब और उसमें उन्होंने मेनली जो टीनेज प्रैक्टिसेस थे उनके बारे में भी बताया था। ठीक है, तो इन दोनों दोस्त मतलब एक अच्छे दोस्त थे और दोनों ने साथ में काम किया, तो उन्होंने क्या किया, ये फादर ऑफ एग्रोनॉमी है। ठीक है, वो क्या फादर ऑफ टीनेज, फादर ऑफ वीड साइंस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि उन्होंने जेथरो टूल जी का जो बुक्स था वो था आपका हॉर्स हॉइक हस्बेंड्री, ये तो काफी बच्चों को मालूम है, लेकिन रूरल ऑफ
ऑगस्ट कामुल दिनन बुक है वो उनका था आपका पीटर डिकरसन जी का, जिनको आप फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोलते हैं। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली कोई चीज है नहीं। चलिए फिलहाल डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। आपका मैनेज करना, देखो इसमें क्या है, फील्ड या फिर सॉइल, उसके बाद में नोमस का मतलब है मैनेज करना। सॉइल को कैसे मैनेजमेंट करते हैं या फिर आप फील्ड का जो भी मैनेजमेंट करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। देखो ये आपके पास में सपोज दैट एक फील्ड है, ठीक है, ये आपके पास में एक फील्ड है। अब हम इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से भाई समझ लेते हैं, पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ये आपका फील्ड है, इसमें आपको क्या करना है, क्रॉप लगानी है। ये आपने क्रॉप लगाने के लिए आप जा रहे हो, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टीलेज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा, सीड। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, शोविंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, सीड शोविंग के बाद में आपको इसमें इरिगेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इरिगेशन के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, वीड मैनेजमेंट करना होगा, ठीक है। ये आपका वीड मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, इसके अंदर आपको जो पेस्ट और डिजीज लगती है, पेस्ट एंड डिजीज का मैनेजमेंट करना, ठीक है। यानी कि इनको बोल सकते हो आप प्रोटेक्शन करना, ठीक है, प्रोटेक्शन करना। उसके बाद में आपका जो भी हार्वेस्टिंग है, स्टोरेज है, ये जो भी चीजें होती है आप टीलेज प्रैक्टिसेस से लगाकर हार्वेस्टिंग तक की जो भी चीजें इंक्लूडेड होती है, जिस चीजों का आप मैनेजमेंट करते हो, ये भाई सारी चीजें पता है क्रॉप फील्ड में उगेगी। इन सभी चीजों का मैनेजमेंट करना किसके अंदर आता है, वो आपका आता है एग्रोनॉमी के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी को यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात ये है कि आपका फील्ड का क्या करना, मैनेजमेंट करना, क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। सीधी सी बात है, ओके। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधी डेफिनेशन लिख सकते हो। इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस डील्स विद फील्ड क्रॉप केयर एंड मैनेजमेंट, आल्सो नोन एज एग्रोनॉमी। सीधी, या फिर आप ये डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, जैसे नॉर्मल 1980 ने डेफिनेशन दिया था कि 10 science of manipulating the crop environmental complex with dual aims of improving agricultural productivity and gaining a degree of understanding of the process involved, ठीक है। ये देख सकते हो आप, उन्होंने बोला था कि ये फसल पर्यावरणीय जटिलता का प्रबंधन करने का विज्ञान है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को सुधारने और इसमें शामिल प्रक्रियाओं को समझना है। एग्रोनॉमी की हाल ही की जो परिभाषा है वो आपकी है, The recent definition of agronomy is the successful, sustainable, profitable, आपका nutritionally secured, efficient crop production with let's not know environmental degradation। मतलब environmental को बिना degradation के लिए एक sustainable, profitable, अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला प्रोडक्शन लेना आपका एग्रोनॉमी के अंदर। जैसे भाई आपने कोई क्रॉप उगा ली, ठीक है, आपने ये क्रॉप उगा दी, इसमें आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होना, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी भी पूरी बनी होनी चाहिए। ये एक अच्छे से हायर प्रोडक्शन लेना, इसके बेस पे ये भी आप एक एग्रोनॉमी के अंदर एग्रोनॉमी की डेफिनेशन के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमन सा डेफिनेशन आता है इसके वर्ड के अकॉर्डिंग, वो आपका डेफिनेशन है, इट इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस डील्स विद फील्ड, कह सकते हो लैंड सॉइल का मैनेजमेंट करना, ठीक है। क्या कहलाता है आपका केयर एंड मैनेजमेंट करना, आल्सो नोन एज एग्रोनॉमी, ओके, गॉट इट। अब किस भाषा का शब्द है, ये पता चल गया कि ग्रीक भाषा का शब्द है। नॉर्मन 1980 की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इनके पिताजी कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाई है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं, वो आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रोनॉमी। हिंदी में कह सकते हैं कि आपके उद्देश्य क्या है, सस्य विज्ञान क्यों पढ़ते हो, इसके उद्देश्य क्या है। भाई ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज को आप क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो भी हमारी क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, यानी कि उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है उनको इंप्रूव करना, ठीक है, उनको बढ़ाना। उसके बाद में अगला आता है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जैसे कि बहुत सारा वाटर होता है, मतलब ऐसे फालतू में चला जा रहा है, जिसका सही से यूजेज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आपका सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, बट सॉइल फर्टिलिटी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें, मतलब इसका एक प्रकार के कह सकते हो कि अच्छे से मैनेजमेंट करके सही जगह यूटिलाइज करना सॉइल का, क्योंकि बहुत सारी सॉइल ऐसी जो अनफर्टाइल सॉइल है उसको फर्टाइल सॉइल बनाना, ठीक है। बहुत सारा ऐसा पानी है
जो फालतू में बह रहा है, लेकिन उसी पानी को आप सही से यूज करके क्रॉप्स को दोगे तो आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है। ठीक है, अगला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये है प्रमोट एनवायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। मतलब ऐसी फार्मिंग करना, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर को अवॉइड करते हुए ऐसी खेती करना जो आपकी इको फ्रेंडली है, जिससे इन्वायरमेंट में कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, उसके बाद में पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। आप किसी क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस क्रॉप में कौन कौन से पेस्ट लग सकते हैं, कौन कौन सी उनमें डिजीज होती है, उन सब के बारे में जानना। उसके बाद में फूड सिक्योरिटी, मतलब जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर क्या है, लैंड आपको पता होगा इंडिया का एरिया है वो 328.8 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, लेकिन इसका पॉपुलेशन है पहले 120 करोड़ था, अब 140 करोड़ हो गया, आने वाले टाइम में 160 करोड़ बीच। लैंड तो उतनी है, इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह, उसकी वजह से लैंड डे बाय डे कम ही हो रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन लेना, ताकि जितनी भी जो हमारे पास में पॉपुलेशन है उनको अच्छे से आराम से हम फूड दे सके, और जो एक्स्ट्रा फूड है उनको हम एक्सपोर्ट करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में क्लाइमेट एडेप्टेशन, किस क्लाइमेट में कौन सी क्रॉप सूटेबल है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे को जाननी है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है एग्रोनॉमी का। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि एग्रोनॉमी का जो भी अदर साइंसेस के साथ में क्या रिलेशनशिप है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है कि रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी टू अदर साइंसेस, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, एग्रोनॉमी इज ए synthesis of several disciplines like soil science, agricultural chemistry, crop physiology, plant ecology, biochemistry and economics. Soil physical, chemical and biological properties have to be understand। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जितनी भी जो हमारी अदर साइंसेस है इनमें इनका क्या क्या रोल है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉइल साइंस के साथ में एग्रोनॉमी का क्या रोल है। सीधी बात है कि भाई हम कोई भी क्रॉप ले रहे हैं, सबसे पहले हमें सॉइल की तो जरूरत होती है। ठीक है, तो हमें इसका मतलब रिलेशनशिप के बारे में जान लेते हैं कि सॉइल इज ए फंडामेंटल टू एग्रोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग टू सॉइल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, फर्टिलिटी, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज इज ए फॉर एग्रोनॉमिस्ट। मतलब जो भी आपकी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है सॉइल के अंदर, ठीक है, या फिर सॉइल की जो भी आपके कंपोजिशन है, ठीक है, सॉइल के अंदर आपकी एयर भी प्रेजेंट होती है, वाटर भी प्रेजेंट होता है, मिनरल्स भी होता है, ह्यूमस भी होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, ये सारे कंपोजिशन। उसके बाद में सॉइल की प्रॉपर्टीज, जैसे आपको फाइंड करना होता है कि एसिडिक सॉइल में कौन सी क्रॉप लगानी है, अपने को सैलाइन सॉइल में कौन सी क्रॉप्स लगानी है, ठीक है, न्यूट्रल सॉइल के अंदर हमें कौन सी क्रॉप लगानी है। ये सारी चीजें पीएच को डिटरमाइन करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसमें कौन सी क्रॉप अपने को लगानी है। ठीक है, उसके बाद में इसकी की अट्रैक्शन कौन के, एक सॉइल फर्टिलिटी है। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी मतलब कौन सी सॉइल है वो आपकी फर्टाइल है, कौन से सॉइल है वो अनफर्टाइल है। ठीक है, आप सॉइल को फर्टाइल कैसे बना सकते हैं, अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम है तो उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें जानना। क्योंकि भाई अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो सीधी बात है अपने को प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। और एग्रोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो सभी के साथ में रिलेशन रखती है कि किसी भी दूसरी चीज के बिना इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अब बात कर लेते हैं अगला कि सॉइल कंजर्वेशन, जैसे इनसाइड ऑफ सॉइल साइंस हेल्प इन क्रिएटिंग प्रैक्टिसेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन। जैसे आप देख रहे हो कि राजस्थान में देख लो, या फिर जहां बहुत ज्यादा पानी है उसके साथ में सॉइल डिग्रेड हो रही है, ठीक है, सॉइल इरोजन, इनको बचाने के लिए भी ये भी सारी चीजें मैटर करती है। तो सॉइल साइंस को भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हम दूसरी ब्रांचेस को जानते हैं उतना ही हमारा सॉइल साइंस इंपॉर्टेंट है फॉर एग्रीकल्चर या फिर एग्रोनॉमिकल क्रॉप पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगला आता है प्लांट पैथोलॉजी। कोई भी क्रॉप उगाएंगे उसके अंदर डिजीज तो लगेगी। ठीक है, अब डिजीज का मैनेजमेंट, कौन सी क्रॉप में कौन सी डिजीज लग रही है, कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी डिजीज है वो फंगस से हो रही है, कौन सी वायरल डिजीज है। ठीक है, इन सारी चीजों को अपने को जानना है। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज है वो एनवायरनमेंट के बेस पे होती है, इन सारी चीजों का मैनेजमेंट करना। क्योंकि क्रॉप तो लगा ली, उसमें डिजीज लग गई, तो डिजीज लग गई तो सीधी बात है हमारा प्रोडक्शन है वो क्या होगा, लेस होगा।
तो उस प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए अपने को क्या करना होगा, डिजीज का मैनेजमेंट करना होगा। तो इसके लिए हमारे लिए पैथोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डिजीज मैनेजमेंट करना और रेजिस्टेंस ब्रीडिंग वेराइटीज लगना। कौन कौन सी ऐसी वेराइटी, जैसे भाई आपने पढ़ा होगा कि धान है, ठीक है, धान में खेरा डिजीज लग रही है, टुगरो डिजीज हो रही है, तो इनके लिए कौन कौन सी रेजिस्टेंस वैरायटी लगा सकते हैं जिसकी वजह से हमारी ये डिजीज ना हो। उसके बाद में बात कर लेते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट जो क्रॉप को डैमेज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में भी अपने को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है एंटोमोलॉजी के। जैसे हमने देखा होगा लेक कल्चर के बारे में भी करते हैं कि क्रॉप्स के साथ में बहुत सारे ऐसे लेक कल्चर वगैरह या फिर बी कीपिंग वगैरह भी साथ में कर सकते हैं, जो हमारा एक लाइवलीहुड सिस्टम के साथ में काम कर सकता है। लेकिन एग्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपका इंसेक्ट डैमेज कर रहा है तो कोई ऐसे इंसेक्ट होंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि वो उन इंसेक्ट को खाएंगे तो आपके लिए क्या होंगे कि क्रॉप में जो मेजर इंसेक्ट है वो आपके दूर होते जाएंगे, ठीक है। इसके लिए एंटोमोलॉजी भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर। जैसे कि यहाँ हॉर्टिकल्चर एक अलग चीज होगी, आप भी समझोगे कि हॉर्टिकल्चर का क्या रिलेशनशिप है, लेकिन एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि आपका एक फील्ड है, आपने एग्रोनॉमिकल क्रॉप यहां लगा ली, ठीक है, आपने एग्रोनॉमी में व्हीट लगा लिया, राइस लगा लिया, जो भी आपने लगाया, लेकिन आप इसके साथ में मल्टीपर्पज के लिए फ्रूट्स क्रॉप लगा सकते हैं। अगर आपके पास में साइड में कुछ थोड़ी लैंड बची है तो आप वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का क्या रिलेशनशिप है, भाई सबको पता है कि विदाउट टीलेज प्रैक्टिसेस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। टीलेज प्रैक्टिसेस या फिर आप आगे जाओगे तो आपको स्प्रे करनी होगी, हार्वेस्टिंग करना होगा, ठीक है, वीडिंग करना होगा, कोई भी चीज, ठीक है, आप कर रहे हो उसमें इंप्लीमेंट की जरूरत होती है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं क्रॉप साइंस, जो आपके क्रॉप साइंस रिलेशनशिप है। जैसे कि इसमें आपको क्रॉप साइंस के लिए बता देता हूं कि आपने क्रॉप फिजियोलॉजी का या मेनली डिस्कशन है। क्रॉप फिजियोलॉजी मतलब कि आप किसी भी क्रॉप्स के बारे में पढ़ोगे तो उसके बारे में उसका जैसे C3 क्रॉप्स, C3 प्लांट्स के बारे में, C4 कैम्प प्लांट्स के बारे में, ठीक है, या फिर उसका फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है उनके बारे में, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हमारे लिए फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं एनवायरमेंट साइंस, ठीक है। पहले एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने को क्रॉप्स उगाना, ठीक है, कौन से एनवायरमेंट में कौन सी क्रॉप सुटेबल है, ये सारी चीजें समझना। उसके बाद में हमारी एनवायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली क्रॉप अपने को लगानी है, ठीक है, जैसे कि अपने को पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर को यूज नहीं करना है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये करना। उसके बाद में क्लाइमेट एडेप्टेशन, ये चीज क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने को क्रॉप उगाना, ये सारे के सारे क्या है, रिलेशनशिप है एग्रोनॉमी के अदर साइंसेस के साथ में। गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो आते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के कौन कौन से प्रिंसिपल है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपको पूछा भी जाता है, एक कॉमनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एग्रोनॉमी, डिस्कस विद इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना प्रिंसिपल है सॉइल का मैनेजमेंट करना। अब मैं इसमें ज्यादा डिटेल में कुछ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको अदर रिलेशनशिप समझाया है, उसमें सारी चीजें बता दी है, ठीक है। एक बार आप रीड करोगे तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई है इसमें पढ़ लोगे। पढ़ तो आप खुद भी सकते हैं, लेकिन चीजें समझनी जरूरी है। सॉइल मैनेजमेंट, अब सॉइल का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये इनका प्रिंसिपल है। ये सबसे पहले अपने को जानना है। जैसे भाई मैं एक चीज आपको समझाता हूं, ठीक है, एक यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं हम, इसको समझते हैं। पहले अपने पास में भाई ये अपना खेत है, ठीक है, यहां अपने को लगानी है क्रॉप। तो सबसे पहले अपने को क्या जानना है कि अपन जो क्रॉप लगा रहे हैं, जैसे कि अपने को भाई कॉटन लगाना है, ठीक है, तो ये तो देखना होगा भाई सैंडी सॉइल में जाके आप कॉटन लगा रहे हैं, कोई सेंस नहीं बन रहा, रेड सॉइल में जाके कॉटन लगा रहे हैं, कोई सेंस नहीं बन रहा। हमें पता होना चाहिए कि सॉइल का प्रोडक्शन है वो ब्लैक सॉइल में होता है, सॉरी कॉटन का प्रोडक्शन है वो ब्लैक सॉइल के अंदर होता है, ठीक है। तो हमारे पास में पहले तो चीज ध्यान करनी है ब्लैक सॉइल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इस सॉइल की आपकी मतलब फर्टाइल सॉइल है या नहीं है, ठीक है। अगर फर्टाइल सॉइल नहीं है तो अपने को कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की नीड है, ये सारी चीजें। सॉइल मैनेजमेंट के बाद में अपने को देखना है, अगली चीज आती है वो आती है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि टीलेज प्रैक्टिसेस है, कौन कौन से इंप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे उसके आगे टीलेज वाले चैप्टर में मैं बता दूंगा कौन कौन से इम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं, कौन कौन सी में प्राइमरी टीलेज कहाँ करना है, सेकेंडरी टीलेज कहाँ करना है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना। उसके बाद में अपने को देखना है क्रॉप उगाली, उसके बाद में हम जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग की ओर जाते हैं कि इनका कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। तो अपने को पता है कि हायर यील्ड वाली वेराइटीज अपने को लगाना है, ठीक है। आप या फिर बायोटेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको हम यूज करेंगे तो हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। और एक हमारा मेन एम यही होता है कि कम से कम आपका जो इनपुट लगे और ज्यादा से ज्यादा आपका आउटपुट मिले, ठीक है। यानी कि कम से कम पैसे अपने को खर्च करने पड़े और ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने को मिले, ठीक है। ये अपने मतलब एक एग्रोनॉमिक्स का मेन एम होता है, ठीक है। उसके बाद में हम जाते हैं ब्रीडिंग की ओर। तो वेराइटीज आप कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं वो हो गया। देन हम बात कर लेते हैं, अगली चीज आती है वो आपकी आती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के लिए अपने का डिजीज मैनेजमेंट के बारे में ध्यान रखना है, कौन से डिजीज का मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए कैसे मैनेजमेंट करना है। देन उसके बाद में आता है आपका एंटोमोलॉजी। तो ये भी इंसेक्ट पेस्ट के बारे में ध्यान रखना है, बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगली ये सारी चीजें क्रॉप रोटेशन और डाइवर्सिफिकेशन, वीड मैनेजमेंट वगैरह, ये तो सारी चीजें है ही कि अपना कोई भी क्रॉप लगाएंगे उसका वीड मैनेजमेंट तो करना ही है। उसके बाद में क्रॉप रोटेशन यानी कि कौन सी क्रॉप के बाद में कौन सा क्रॉप लगाना है। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी ध्यान रखना है कि हम एक साथ में अगर दूसरी क्रॉप के लिए भी जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मिक्स क्रॉपिंग के बारे में, मिक्स फार्मिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपकी लाइवलीहुड सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं मिक्स क्रॉपिंग के बारे में, या फिर आप इंटर क्रॉपिंग की बात कर लो, ठीक है, या फिर एलिक्रोपिंग के बारे में बात करूं, एलेक्रोपिंग वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में बात कर लेते हैं ब्रीडिंग, जो अभी मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपको कब करना है, ये सारी चीजें हो गई। पेस्ट और वीड कंट्रोल हो गया। उसके बाद में क्लाइमेट एंड वाटर, यानी कि आपको कौन सी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कहां पे कब वाटर देना है, कितना वाटर देना है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद में आपका सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यानी कि आपका इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस होना चाहिए। आप ऐसे नहीं है कि स्प्रे करते जा रहे हो, बहुत सारे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज करते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी डे बाय डे सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो लेस होती जा रही है और आपका एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा डैमेज होता जा रहा है, उनपे नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इनको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपका क्रॉप का मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो स्टार्टिंग थी। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जब आपकी प्रॉपर क्रॉप तैयार हो जाती है उसके बाद में आप उस क्रॉप के आप कैसे काटते हो, उसका हार्वेस्टिंग कैसे करते हो, उसका आगे प्रोसेसिंग कैसे करते हो, ठीक है, उसका स्टोरेज कैसे करते हो, ये सारी की सारी चीजें हैं वो एक अपने प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। तो ये 10 प्रिंसिपल जो मैंने अभी आपको बताए ये आपको पेपर के अंदर लिख के आने हैं। देन अब बात कर लेते हैं, ये हिंदी में है, ये सारी चीजें समझ सकते हो। अब आता है एग्रोनॉमी का स्कोप, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में हमारा इंट्रोडक्टरी एग्रोनॉमी है वो खत्म हो जाएगा। तो स्कोप है क्रॉप प्रोडक्शन। भाई एक ऐसा समझो कि आपने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है, ठीक है, बीएससी कर ली, उसके बाद में सपोज दैट कोई एमएससी के लिए जाता है तो एग्रोनॉमी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पकड़ लिया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो होगा यार इसमें स्कोप क्या है। देखो क्रॉप प्रोडक्शन, जैसे कि आपने कुछ भी नहीं किया, मास्टर्स कर लिया, आप अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से फार्मिंग कर रहे हो, आप बहुत कम पैसे लगाकर एक अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हो, आपको पूरी चीजों के बारे में नॉलेज है, ठीक है, आप एक अच्छी फार्मिंग करके भी एक अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप सॉइल मैनेजमेंट या फिर सॉइल मैनेजर बन सकते हो, ठीक है, इसमें जाके कि आप कि भाई जितने भी जो क्रॉप उगाते हैं उनमें सबसे पहले मेजर जो सोर्स है वो सॉइल है, ठीक है, कि सॉइल कैसा है, उनकी सारी सॉइल टेस्टिंग लैब में काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए एक स्कोप है, ठीक है। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, लोगों को वाटर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या फिर वाटर मैनेजमेंट में बहुत सारी जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, इनमें जाके आप काम कर सकते हो, ठीक है, ये सारे इम्प्लीमेंट्स वगैरह आप उनको शेयरिंग में काम कर सकते हो। उसके बाद में आता है पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, जैसे कि पेस्ट एंड डिजीज तो मतलब यार क्या कहूं, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की तो बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है, आप उसकी कोई कंपनी में भी जाके काम करोगे ये भी आपके लिए एक अच्छा खासा स्कोप है। उसके बाद में क्लाइमेट एडेप्टेशन, यानी कि आप थोड़ा नेचुरल फार्मिंग के बारे में या फिर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ध्यान दोगे, उसका भी एक अच्छा स्कोप है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक बेस्ड कोई भी सीड बेचोगे या फिर कोई भी ग्रेन आप बेचोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा प्राइस
मिलेगा। ये चीज कंफर्म है कि आप भाई उसमें ना तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, ये चीज हो गया। ये आपके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो गया। उसके बाद में अगला आता है आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। आप भाई सीधी तो लोग खेत में फसल हो गई सीधा तो बेचते ही है। आप उस चीज को, जैसे मैं एक चीज समझा देता हूं आपको, आपने क्या किया, अच्छे से किसी चीज को, जैसे कि आपने पर्ल मिलेट है, आपके पास में पर्ल मिलेट आपने बोया था, आपको क्या करना है, अच्छे से प्रोसेसिंग करके बेचनी। आपको पता है मार्केट में इसका प्राइस है वो 20 से 25 रुपए केजी है, लेकिन आप उस वे में उसका प्रोसेसिंग करो, उस वे में चीजों को तैयार करो ताकि उसका प्राइस है वो आपको 50 से 60 रुपए पर केजी मिल सकता है, 100 रुपए पर केजी आपको मिल सकता है। ये सारी चीजें करोगे तो भी आप अच्छे पैसे जनरेट कर सकते हो। उसके बाद में टेक्नोलॉजी का बहुत सारे इनोवेशन है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, तो वो तो आपको पता ही है कि आप कौन सी पॉलिसी के अकॉर्डिंग मार्केट को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें थी। आज के लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन था एग्रोनॉमी का वो कवर कर लिया। अब कल से हम क्लासिफिकेशन, देन सीड, उसके बाद में टीलेज, ये जैसे जैसे चैप्टर हम आगे बढ़ते जाएंगे कंप्लीट करते जाएंगे। आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।